हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आज सुबह एक वीडियो डाली थी जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन थे और मैं इसमें आप लोगों से बोला था कि मैं लगभग 50 100 और 200 क्वेश्चनों की ऐसे सीरीज के तौर पर ऐसे लाता रहूँगा। तो यह मेरी दूसरी वीडियो है जो जिसमें मैंने अभी 60 क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी। तो मैं 60 क्वेश्चन को ऐसा करूँगा कि 40 से 50 मिनट या 60 मिनट के अंतर्गत यह सब निपट जाए और जल्दी से जितना होगा मैं जल्दी करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन आसान होंगे और आप लोग इन सब क्वेश्चनों को कर सकते हैं और एक अपनी जो ग्रुप डी की परीक्षा में आधारभूत संरचना को बना सकते हैं। आप ग्रुप डी की परीक्षा को पास कर सकते हैं और मतलब ऐसा आप कर सकते हैं कि मतलब लोगों को लगेगा कि हाँ आप परीक्षा में बैठे हैं। आप जितने भी सवाल आएंगे, मान लीजिए 20 आएंगे, तो अगर इस सीरीज में से आ रहे हैं तो आपका एक भी सवाल इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब सभी सवाल 100% के 100% सही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिएगा, पहला सवाल है कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज किससे स्रावित होते हैं। मतलब देखिए, इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि वसा का पाचन जो है लाइपेज करता है और इसका मतलब जो रिसाव होता है, मतलब स्रावित, मतलब यह किससे बनता है, लाइपेज एंजाइम किससे बनता है, तो यह यकृत से बनता है। याद रखिएगा कि यकृत जो होती है यह एक ग्रंथि होती है और यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन। मतलब आप लाइपेज को, इतना सवाल है, 2-3 सवाल है कि मतलब इसका जलीय अपघटन जब करेंगे तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। याद रखिएगा, ये सब याद रखने की विषय है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद क्या होता है, अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन के बाद अंतिम उत्पाद जो होता है ग्लूकोज प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारा कहाँ से पाचन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, तो यह मुख से ही, अपने मुख से ही, मतलब ग्लूकोज इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मानव शरीर में सबसे जल्दी ऊर्जा को देता है। क्या करता है, याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे जल्दी ऊर्जा को देने का काम करता है। आगे देखिएगा कि शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है। शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो यह होता है गुर्दा या किडनी। गुर्दा या किडनी इसकी इसकी एक इसकी इकाई होती है, गुर्दा की इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, ये सब पूछ देता है। गुर्दा की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। आगे देखिएगा कि वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स एक है। मतलब वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब यह क्या होता है कि छोटी आंत के बाद इस तरह से अंगुली नुमा संरचना इस तरह से पाई जाती है और यह क्या करती है कि सेल्यूलोज, आप लोग सुने होंगे नाम, सेल्यूलोज को पचाने का काम करती है और यह मानव में धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। इसीलिए मानव, मतलब मनुष्य जैसे हम लोग घास और हरी सब्जियों का ज़्यादा, मतलब घासों का पाचन नहीं कर पाते हैं और यह चीज़ अभी उसमें क्या बोलते हैं, जानवरों में पाई जाती है। इसलिए जानवर घास का पाचन पूर्ण रूप से कर लेते हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किसे पाचन तंत्र की भित्तियाँ तेज़ी से अवशोषित करती हैं। मतलब वह कौन सा चीज़ है जिसको, जो पाचन तंत्र की भित्तियाँ मतलब दीवारें
सबसे तेज अवशोषित मतलब सोख लेती हैं, क्या करती हैं, सोख लेती हैं। और जैसे क्या होता है कि एब्जर्व कर लेती हैं, तो वो होता है एल्कोहल। देखिए एल्कोहल को पाचन तंत्र की जो भित्तियाँ होती हैं सबसे तेज सोख लेती हैं। अगला सवाल है कि दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, दांत किससे बना होता है, याद रखिएगा कि दांत डेंटाइन से बना होता है। दांत में कैल्शियम भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है, याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चीज़ पाया जाता है। दांत मनुष्य वयस्क मनुष्य में 32 होते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वह कितने होते हैं, याद रखिएगा 20 होते हैं और 12 जब मतलब बाद में निकलते हैं। दांतों के जो प्रकार होते हैं वह 4 होते हैं, याद रखिएगा, ये सब पूछ देता है। तो इसमें होता है कृंतक, रदनक, एक होता है कृंतक, एक होता है रदनक, एक होता है चवर्णक, एक होता है प्रचवर्णक, एक होता है चवर्णक। मतलब 4 दांत होते हैं और यह दांत से संबंधित सवाल था। अगला सवाल है कि पित्त रस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है। पित्त रस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है, तो यह होता है बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन नाम का जो होता है पित्तवर्णक उपस्थित होता है। पित्त रस देखिए कहाँ पर स्टोर होता है, तो यह पित्ताशय नाम का एक थैली होती है, पित्ताशय नाम की एक थैली होती है जिसमें यह स्टोर होता है। और पित्त रस किससे कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। याद रखिएगा कि पित्त जो होता है यकृत में बनता है हमारे शरीर में, और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये सब पूछ देता है। आगे देखिएगा कि उत्सर्जन अंगों का नाम बताइए। उत्सर्जन अंग होते हैं, मानव में उत्सर्जी अंग होते हैं मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी और गुर्दे और त्वचा। देखिए मूत्रमार्ग जो होता है वहाँ से हमारे पेशाब का श्रवण कर रहे हैं, मतलब उत्सर्जन किया जाता है, पेशाब का उत्सर्जन किया जाता है। गुर्दा क्या करता है कि उत्सर्जन ये भी करता है, ये भी मतलब खून को पानी से अलग कर देता है, पानी को खून से अलग कर देता है। और त्वचा क्या आप लोग जानते होंगे, पसीने का नाम सुने होंगे आप लोग, तो पसीना को उत्सर्जन करता है। आगे देखिएगा कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। अभी देखिए मैं पीछे बताया हूँ कि यह सब पूछ देता है, तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई अभी यहाँ पे है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। और अगला सवाल है कि मूत्र मार्ग का पीला रंग किसके कारण होता है। मूत्र मार्ग का पीला रंग किसके कारण होता है, तो मूत्र मार्ग का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में यूरिया पाई जाती है, याद रखिएगा यूरिया भी पाई जाती है, मूत्र में यूरिया भी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि एल्कोहल का निराविषीकरण के लिए किस अंग की जरूरत होती है। यकृत। देखिए बार बार यकृत से आ रहा है। एल्कोहल जो है, एल्कोहल का निराविषीकरण के लिए यकृत की जरूरत पड़ती है। देखिए क्या होता है, यकृत के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हिपैटोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे जब इसका अध्ययन किया जाता है तो हम लोग इसको हिपैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिपैट बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि वृक्क और यकृत श्वेत ग्रंथियाँ फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं, तो यह इसका उत्तर है कि वृक्क मूत्र का उत्सर्जन करता है, यकृत जो है यूरिया का, और श्वेत ग्रंथियाँ पानी की, और फेफड़े जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। यूरिया जो है यह एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया गया था। याद रखिएगा प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। यूरिया हमारे खेतों में भी यूज होता है, जिससे मतलब फसल की पैदावार अधिक होती है। याद रखने की ये चीज़, श्वेत ग्रंथियाँ जो होती हैं त्वचा के अंदर पाई जाती हैं,
फेफड़े जो होते हैं दो होते हैं, याद रखिएगा कि एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। और इसमें से पूछ देता है कि मान लीजिए इस तरह से फेफड़ा है, तो इसमें से सवाल पूछ देता है कि किस वाले फेफड़े के कितने भाग होते हैं। तो इस इधर वाले फेफड़े के 2 भाग होते हैं और इधर वाले फेफड़े के 3 भाग होते हैं। याद रखिएगा कि एक एक फेफड़े के 3 भाग एक साइड के और एक साइड के फेफड़े के 2 भाग होते हैं। ये सब याद रखने की चीज़ें हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं और यहाँ से सवाल जब आता है तो कहते हैं अरे हमने तो पढ़ा था फिर भी ये नहीं आ रहा है। तो मेरे इस चैनल को बनाने का ये उद्देश्य है कि मैं अपने दोस्तों तक ऐसी वीडियो को बनाकर भेजूं जिसमें क्या हो सके कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी क्या करें, जल्दी से जल्दी करके एक परीक्षा में एक नया मुकाम हासिल करें। तो मेरी यह कोशिश है कि मतलब सवाल को जल्दी से निपटाने पर काम करूं और सवाल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर सकूं। मैं कुछ दिन बाद अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा देखेंगे और लोगों को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे जिससे लोग जुड़ेंगे, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि जिस तरह से अब जीके के और साइंस के सवाल आ रहे हैं और कुछ मिनटों कुछ सेकंडों में इन सवालों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, उसी तरह से मैथ के सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं उन मैथ के सवालों को जो छोटे छोटे होते हैं और हम गलतियां करते हैं उनको मैं ढूंढ कर लाऊंगा और सबकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और आप लोग अपनी सहमति ज़रूर दीजिएगा। आप अपने मतलब हाथों से अच्छे अच्छे हाथों से कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट और एक अच्छी सी शेयर इस वीडियो की ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि 14 नंबर सवाल है। अगला सवाल है, यह थी मतलब अपने लिए कि मतलब आप मेरी सहायता करें, मैं आप लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। देखिए एक ऐसी प्रक्रिया होती है डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें मानव के खून को शुद्ध किया जाता है। किसको शुद्ध किया जाता है? मानव के खून को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध रक्त प्राप्त किया जाता है। इसके डायलिसिस के द्वारा मानव का रक्त जो होता है शुद्ध किया जाता है और शुद्ध रक्त को प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, किडनी में पथरी बनने का कारण क्या होता है। तो सिंपल चीज़ है कि किडनी में पथरी बनने का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। और कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, ये सब आप लोग बहुत पढ़े होंगे, बहुत बार देखे भी होंगे, तो इसको जल्दी से करके ख़त्म करते हैं। अगला सवाल है कि किडनी प्रति मिनट औसत कितना रक्त का प्रवाह करती है। तो यह प्रवाह करती है 1200 सीसी, मतलब 1200 सीसी। आप लोग सीसी का मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखते हैं कि क्रेब्स हैंसलिट। देखिए ये तो क्रेब्स हैंसलिट नहीं होता है, ये लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, मुझको ये सवाल समझ में ही नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं कि एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको देख के बता देता हूँ कि कौन सा सवाल है। क्रेब्स हैंसलिट, यार एकदम ठीक सवाल है। क्रेब्स हैंसलिट चक्र जो होता है यह सही है। मैंने इसको अनचाहे में मतलब थोड़ी सी अनजाने में इसको गलत कर दिया, लेकिन यह सही चीज़ है। क्रेब्स हैंसलिट चक्र क्या होता है? क्रेब्स हैंसलिट चक्र जो होता है यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु प्रयोग होता है। मतलब क्रेब्स हैंसलिट चक्र के द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, मतलब यूरिया बनती है। आगे देखिएगा कि सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन है। मानव शरीर में सबसे अधिक विषैला पदार्थ जो है, उत्सर्जी पदार्थ जो है, उत्सर्जी का मतलब बाहर, जिसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और वो बहुत विषैला होता है, तो अमोनिया होती है। देखिए अमोनिया जो होती है पेशाब के रास्ते बाहर निकलती है, और अगर हमारी पेशाब रुक जाए किन्हीं कारणों से, तो यह अमोनिया मतलब मूत्राशय में जमा होने लगती है, जिसके कारण
बहुत यह खतरा पैदा कर देती है, जिससे आदमी की मौत भी हो सकती है। याद रखिएगा कि आदमी मर भी सकता है। अगला सवाल है, 19 नंबर का सवाल है कि मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं? तो मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय यूरिक अम्ल के रूप में क्या होता है, उत्सर्जित होते हैं। ये सब याद रखिएगा एज इट इज, उसमें ज़्यादा मतलब बहस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं अपने पढ़ाए हुए जो मेरे मेरे जो पढ़े हुए मैं जिनसे पढ़ा हूँ, मेरे जो गुरु लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इन सवालों को लेंगे और खूब चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ दोस्तों। आप लोगों को समझ में आएगा तभी पढ़ेंगे। मुझको आशा है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी अगर कर रहे हैं, कायदे की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ यहाँ इस बोर्ड पर लिखी गई है और वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तभी यह वीडियो आप लोग देख रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं आ रही होगी तो आप लोग नहीं देखेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं आप लोगों को पूरी तरह से स्पष्ट और समझ आ रही होंगी। तो चलिए देखते हैं। 20 नंबर का सवाल है कि मूत्र की मात्रा का नियामक मतलब कौन होता है? तो एडीएच और एल्डोस्टीरीन होता है। स्टीरोन होता है। एडीएच एक हार्मोन होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि डाईयूरेसिस से क्या होता है? डाईयूरेसिस में क्या होता है? तो डाईयूरेसिस जो होता है इसमें मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। डाईयूरेसिस जो होता है इसमें क्या होता है कि मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। आगे देखिएगा कि वृक्क नलिकाओं को दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनर्अवशोषण किया जाता है? पुनर्अवशोषण मतलब पुनः प्राप्त करना। किसका अवशोषण किया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं कि कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? तो कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। देखिए कीटों से संबंधित है, तो अगर कीट यूरिक अम्ल न निकाल के डायरेक्ट यूरिन निकालते, इस तरह से यूरिया को उत्सर्जन करते, तो बहुत उन सबको दिक्कत हो जाती है और शरीर भारी हो जाता है। इसलिए यह यूरिक अम्ल का मतलब निष्कासन करते हैं। आगे देखिएगा कि पक्षियों का उत्सर्जित अम्ल है, यही होता है, यूरिक अम्ल होता है। आगे देखिएगा कि हेनले लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? तो हेनले लूप जो होता है, हेनले लूप में जल और NaCl का अवशोषण होता है। जल और NaCl का अवशोषण होता है। आगे देखिएगा कि रक्त में एडीएच हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? रक्त में एडीएच हार्मोन की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है कि मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है कि मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। आगे देखिएगा अगला सवाल है। अगला सवाल है कि पक्षियों में पक्षी जो होते हैं यूरिकोटेलिक क्यों होते हैं? मतलब इसमें यह यूरिकोटेलिक इसलिए होते हैं कि ये लोग जल की क्षति न हो, मतलब जल ज़्यादा नुकसान न हो। देखिए इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि पक्षी यूरिकोटेलिक इसलिए होते हैं कि जल की ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। आगे देखिएगा कि मानव मस्तिष्क जो होता है का वज़न कितना होता है? ये सवाल पूछा था, ये सवाल प्रीवियस ईयर में आया था और ये अब पूछ देता है। तो मानव मस्तिष्क का वज़न यानी ब्रेन का वज़न जो है कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वज़न जो होता है शरीर के कुल वज़न का, मतलब आपकी बॉडी जितनी है उसका 2% जो होता है
मानव का ब्रेन होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और स्मृति, मतलब याद रखने के लिए बुद्धि और स्मृति को और भावनाओं का केंद्र होता है, भावनाओं का केंद्र होता है, तो सेरिब्रम होता है। याद रखिएगा, सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और मेमोरी, भावना, इन सब का केंद्र होता है, इन सबको स्टोर करके यही रखता है सेरिब्रम मानव मस्तिष्क में। आगे देखिएगा, मनुष्य में ताप नियंत्रण किस अंग के द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य के अंदर जो होता है, आप लोग देखेंगे कि कभी आपको ठंडी लग रही है तभी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और आपको थोड़ी सी गर्मी होती है तो भी आप एडजस्ट कर लेते हैं, आपका शरीर मतलब तापमान को एडजस्ट कर लेता है। तो यह कैसे हो पाता है? तो हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है, उसके द्वारा होता है। और हाइपोथैलेमस से देखिए, हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह मास्टर ग्रंथि को भी नियंत्रित कर देती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुकी रज्जु में। कशेरुकी रज्जु जो होता है, जिसमें 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं। और मेरु रज्जु जो होता है उसमें 33 जो होती हैं हड्डियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा। अगर मैं इसको उल्टा बता रहा हूँ तो आप लोग इसको उलट लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको नोट नहीं किया था आज। तो आगे देखिएगा कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ये सब रिवीजन की चीज़ें हैं, और मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मतलब पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँ। परीक्षाओं का वो दिन गया, परीक्षा आने वाली है और आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो उसके लिए मैंने इसको ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब पूछ देता है, ऐसे सवाल आते हैं और ज़रूर आते हैं, आएंगे भी, याद रखिएगा। कि ईसीजी से जिस अंग का कार्यप्रणाली प्रकट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईसीजी से जो होता है यह मस्तिष्क की जांच की जाती है, याद रखिएगा। ईसीजी एक होता है, आप लोग देखेंगे मस्तिष्क नहीं, एक और होता है ईईजी और एक ईईजी है, यार मैं इसको ईसीजी पढ़ रहा था, ईईजी। ईईजी से ब्रेन की यूज होता है, और ईसीजी क्या होता है? ई सी और जी, इसका यूज कहाँ पर होता है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका यूज मुझको लगता है कि हृदय, लगता नहीं है, ये सही है, मैंने जानबूझकर ऐसे बताया। यह हृदय की जांच के लिए ईसीजी का यूज होता है। देखिए तो लोग दोस्तों, थोड़ा सा गलत बोलने से आपका दिमाग इसलिए एक्टिव रहेगा कि मैं कहाँ पर गलत बता रहा हूँ, आप मुझको पकड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी चीज़ें गलत बताई जाएं, कभी कभी बीच बीच में उन सब चीज़ों को गलत किया जाता है। आगे देखिए कि न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन का बाहर निकला लंबा भाग जो होता है एक्सॉन कहलाता है। देखिए न्यूरॉन कुछ इस तरह से होती है, यहाँ से इस तरह से कोशिका होती है। मैं थोड़ा सा एक न्यूरॉन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से कोशिका होती है, 1 2 3 4 इस तरह से, और इस तरह से फिर जुड़ी रहेगी इस तरह से। और मुझको ये है कि जो लंबा भाग होता है उसी को एक्सॉन बोलते हैं, यहाँ से इसको एक्सॉन बोलते हैं, याद रखिएगा।
अगर ये फिगर मैंने गलत बनाया है तो इसको भी मैं देख नहीं रहा हूँ। और इसको देखिए क्या होता है कि पीपीटी पर ये सब सेट कर देने की वजह से लोग आसानी से बता देते हैं। और मैं यह सब एक्सॉन जो होता है, याद रखिएगा कि सबसे लंबा भाग जो होता है वो न्यूरॉन न्यूरॉन कुछ इस तरह से फिगर होता है। ये ओरली फिगर बनाया हूँ मैं। और आप लोग याद रखिएगा कि मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, नाम उम नहीं लिखा हूँ। तो एक चीज़ देख कर याद कर लीजिएगा कि कुछ ऐसे ही न्यूरॉन होता है। इसमें एक्सॉन कहाँ पर होता है आप लोग उसको बताइएगा। मैं इसको ए बी सी डी के तौर पर यहाँ पर ए, यहाँ पर इसको बी, यहाँ पर इस वाले पार्ट को सी इस तरह से कर दे रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसको कौन से पार्ट को, ए ई वाला है, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ इस वाले चीज़ को के लिए, और ये बी है। तो लगभग मेरे ख्याल से, और यहाँ पे एक होता है इस तरह से इन सबको जोड़े हुए होता है। तो इसको इसके लिए मैं जी लिख देता हूँ। तो इन सब कोड के द्वारा आप लोग बताइएगा कि एक्सॉन किसको कहते हैं। आगे देखिएगा कि एपिथेलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है। एपिथेलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है, तो पीनियल ग्रंथि और हेबेन्यूला के से निर्मित होता है। आगे देखिएगा अगला सवाल है कि मेरु रज्जु का कार्य क्या होता है। मेरु रज्जु मतलब जो होता है शरीर में, वह क्या कार्य करता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया में समन्वय एवं नियंत्रण करने का कार्य। प्रतिवर्ती क्रियाएं देखिए क्या होती है, जैसे आप बैठे हुए हैं इस तरह से आप कहीं पर बैठे हुए हैं, पैर लटकाए इस तरह से पूरा, और यहाँ पे मोबाइल चला रहे हैं। और ये रही आपकी कुर्सी, ये रही कुर्सी रही। और मान लीजिए कि कोई आदमी है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कुत्ता है और वह इस तरह से चलते हुए यहाँ पे आ गया, आपके पैर के यहाँ आके डायरेक्ट एक ही बार में डायरेक्ट भूंक दिया, ऐसे बोला भू भू। बस जब ऐसे बोलेगा तो आप एक बार ही क्या होगा कि आपके दिमाग तक वो बात पहुँचेगी नहीं, तब तक आप भाग जाएंगे वहाँ से। तो वही चीज़ होता है प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब आपके दिमाग तक उस कुत्ते की आवाज़ आपके दिमाग के पास पहुँची भी नहीं, तब तक आप उठ खड़े होंगे नहीं। आप लोग बैठे होते हैं, अचानक कोई चीज़ आती है जो पीछे से आ रही है, आप लोग देख नहीं रहे हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ होती है, ऐसे उठ कर भागते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे इस महाशय की जगह पर कुछ लड़कियों को बैठा दीजिए। मान लीजिए कि कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण लेता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसको देखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। तो देखिए, मान लीजिए कि एक ग्राउंड है और इसमें यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और यहाँ पे इसके पीछे ये सब क्या है कि झाड़ियाँ लगी हुई हैं। क्या है, ये पेड़ है, पेड़ लगे हुए हैं। और एक लड़का इधर से, एक बार मान लीजिए कि ये पार्क का रोड है इस तरह से टहलने वाला, इधर से इस तरह से रोड है, इस तरह से रोड है, और इसके बीच में लड़कियां बैठी हुई हैं। और एक लड़का इधर से गेट से एंट्री किया और क्या किया कि अचानक बोला भागो तुम्हारे पीछे शेर। और ये लड़कियां इतनी तेज भागेंगी, मतलब देखेंगी नहीं उसको। और कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ये लड़कियां बैठी हुई हैं और पीछे बस बोल दो कोई चीज़ खरपतवार जैसे है, थोड़ी सी आवाज़ करेगा तो उनको लगेगा कि छिपकली, और ऐसे चिल्ला के भागेंगे कि छिपकली आ गई छिपकली आ गई। तो देखिए ये सब प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो यही सब होती हैं प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं। और इन सब को नियंत्रण करता है मेरु रज्जु। आगे देखिएगा कि तंत्रिकास के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है। मेलिन एक पदार्थ होता है, इसका आवरण लगा होता है तंत्रिका कोशिकाओं के ऊपर। यह इसका मेलिन को आप लोग डिफाइंड करके पूरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेलिन क्या होता है, और कैसा दिखता है। आगे देखिएगा
कि मानव के मेरुदंड में तंत्रिका के कितने युग्म पाए जाते हैं। देखिए तंत्रिका के 71 जोड़े पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, अगला सवाल है कि मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के क्या कारण होते हैं। तो मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति का कारण होता है मस्तिष्क हाइपोक्सिया। मस्तिष्क हाइपोक्सिया एक बीमारी होती है जिसमें मस्तिष्क में ऑक्सीजन कम पहुंचता है। याद रखिएगा। एक बीमारी होती है डिसलेक्सिया बीमारी किससे संबंधित है। तो यह डिसलेक्सिया बीमारी मस्तिष्क से संबंधित है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछ देता है और ऐसे ही पूछता है डिसलेक्सिया अगर पूछ देगा डायरेक्ट इस तरह से पूछेगा और इतना मस्त सब्जेक्ट बनाएगा डिसलेक्सिया, आप लोग समझ नहीं पाएंगे या कि मस्तिष्क से संबंधित डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया तो आगे देखिएगा, यह एक मस्तिष्क से भी जुड़ी बीमारी थे। अगला सवाल है कि एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। अगला सवाल है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया कौन होता है। तो हिपेरिन। स्कंदन का मतलब होता है जमाव। क्या होता है? जमाव मतलब जमना। किसी चीज़ को न जमने देने के लिए, मतलब रक्त को न जमने देने के लिए क्या रहना चाहिए? हिपेरिन का होना जरूरी है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जम जाता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जब डॉक्टर साहब जो होते हैं सुई लगाते हैं, इंजेक्शन इस तरह से बड़का वाला इंजेक्शन लिए और इस तरह से इंजेक्शन लेते हैं और यहाँ से इस तरह से इसकी ए पाइप यहाँ से जब इसमें इंजेक्शन खींच लेंगे तो उस यहाँ पे मान लीजिए दवा भरी हुई है तो इसको अंगुली से ऐसे टक 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 मारते हैं और धीरे धीरे इसको इधर ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं और सुई से थोड़ी सी दवा बाहर निकाल देते हैं और इसको मारते रहते हैं। देखते हैं उसमें बुलबुला तो है नहीं, क्योंकि वो बुलबुला जो होता है उसमें ऑक्सीजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस जब आपके रक्त में मिलेगी और उसमें रक्त में होता है हिपेरिन और हिपेरिन से जब मिलेगी तो हिपेरिन क्या होगा? जम जाएगा। और जब जम जाएगा तो क्या करेगा? हिपेरिन जब जम जाएगा तो आपका जैसे एक सुई लगने के बाद एक गोलनुमा क्या बोलते हैं गांठ पड़ जाती है तो लोग उसकी सेकाई करते हैं। तो यह सब हिपेरिन का ही कमाल है। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको पढ़ेंगे जितना, और इसको मैं तो तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। इसको मैं जब पूरे मतलब एक बैच बनाऊंगा जिसमें से मैं यह बैच यूट्यूब पे ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब उसका क्लास होगा अलग से। और तो मैं इसको पूरे एक तरह से अच्छे तरीके से मतलब सजा कर लिखूंगा और लिख कर जब एक बार बना के आप लोगों को बताऊंगा एक तरह से कड़ी से कड़ी को जोड़कर, तो आप कहेंगे कि हाँ इस तरह से पढ़ने में याद जरूर होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि इस तरह से पढ़ना आसान और बेहद आसान होता है। इसमें ना टीचर दिखते हैं ना आपको कुछ मैं कौन हूँ आप लोग नहीं जानते, बस एक छोटा सा थंबनेल देख के आप लोग क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ होता है कि इरिटेशन नहीं होती है, ज्ञान अधिक मिल सकता है, परीक्षाओं से जुड़े हुए सवालों को आप कर सकते हैं और क्या बोलते हैं कि बकैती नहीं होती है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है बकैती का मतलब मैं बहुत टीचरों से प्रभावित हूँ और मेरा चैनल बनाने का यही मकसद है कि सवालों की संख्या ज़्यादा रहे। जब सवालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, समय कम रहेगा, तो लोग आपको पसंद करेंगे। और लोग कुछ ऐसे लड़के हैं जो स्पीड चलना चाहते हैं लेकिन टीचर वही स्पीड, वही 10 20 30 40 पैसेंजर वाली। अरे जब आपका स्टूडेंट राजधानी दिल्ली वाली एक्सप्रेस को पकड़कर 70-80 की स्पीड में जाने वाला है, 70 से 90 की स्पीड में जाने वाला स्टूडेंट है और आप चल रहे हैं 20 से 30 की स्पीड में, तो वह स्टूडेंट बोर हो जाता है और उसको लाइब्रेरी में नींद आने लगती है। तो मेरा ये मानना है कि इन सब सवालों से नींद को भगाना
एक आसान काम है। और ऐसे सवालों में मैं एक चीज़ वादा करता हूँ कि अभी तो मैं आपसे बोल दिया हूँ थोड़ा कि जब स्पीड पकड़ लूँगा और फिर उसके बाद ऐसे तेज़ी से सवालों को भगाऊंगा कि आप आंख इधर से उधर किए, सवाल गया। देखिए, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह जो होते हैं वह होते हैं ए, फिर बी, फिर ए बी, और एक होता है ओ। जो होता है ए बी होता है वह सर्वग्राही होता है, और ओ जो होता है सर्वदाता होता है। याद रखिएगा कि ओ जो होता है, ओ ग्रुप का ब्लड जो होता है, और ओ में भी ओ कौन सा ओ, याद रखिएगा कौन वाला ओ निगेटिव। और ए बी में कौन सा ग्राही होता है? ए बी पॉजिटिव वाला ग्राही होता है, और ओ में ओ निगेटिव वाला दाता होता है। याद रखिएगा कि दाता मतलब देने वाला, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। सर्वग्राही का मतलब होता है कि ए बी प्लस जो जिस भी दोस्तों का, मेरे अपने जो आप लोग देख रहे हैं उन दोस्तों का जिनका भी ए बी प्लस होगा वो किसी से भी खून ले सकते हैं। और ये जो ओ निगेटिव वाले हैं वो किसी को दे सकते हैं, बहुत दानी होते हैं। तो ओ निगेटिव वालों के लिए एक दुखद समाचार है कि आप लोग किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास खून की कमी हो जाएगी, आप सीधे जाएंगे ब्लड बैंक में तो सीधे ब्लड बैंक में गए तो आपका खून किसी को भी लग सकता है, यूज हो सकता है। तो ओ ग्रुप वाले बहुत मतलब अच्छे हैं, सबको देते रहते हैं खून। और मतलब ए बी वाले जो होते हैं सबसे ले सकते हैं खून। और खून को मतलब रक्त और ब्लड इस तरह से मतलब आप लोग याद कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। और याद रखिएगा कि ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्त कर, देखिए अभी मैंने बताया है पीछे बताया हूँ कि ए बी वाला जो है सबसे रक्त प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। किसमें? इसमें नहीं पाया जाता है। आगे सवाल देखिएगा कि यदि पुरुष का रक्त समूह ए बी है और किसी महिला का रक्त समूह बी है तो उससे उत्पन्न संतान का रक्त समूह क्या होगा? तो ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा, क्योंकि इसमें ए बी इस तरह से देखिए, ए और बी, ए बी इस तरह से होता है। तो इसमें से ए लिख लेंगे, इसका ए और इसका बी। तो इससे ए बी और ए बी, तो इस तरह से होता है यार। ये तो ओ गलत हो जाएगा, इसको टाइपिंग थोड़ा सा लग रहा है गलत हुआ है यार। ओ नहीं, नहीं सही है। इसका देखिए, मैं ओ नहीं होगा, मैं देखिए क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा हूँ। कौन सा रक्त समूह नहीं होगा? नहीं होगा का मतलब कि ओ वाला नहीं होगा। देखिए ए वाला होगा, ए वाला तो होगा, ए है तो ए वाला हो जाएगा। फिर ए से बी मिलेगा तो ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी वाला भी हो जाएगा। फिर देखिए एक बार ए इससे ए मिला तो ए हो गया, और यही वाली चीज़ इससे मिली तो ए बी हो गया। फिर ए वाला इससे मिलेगा तो ए हो जाएगा, और फिर ए वाला ए दूसरा वाला ए बी से मिलेगा तो ए बी हो जाएगा। तो 50% ए और 50% ए बी की संभावना बनेगी। याद रखिएगा कि किसी किसे सार्वभौमिक दाता कहते हैं, मतलब जो सबको दे सके, सर्वदाता बोलते हैं। तो रक्त समूह ओ को हम लोग सर्वदाता बोलते हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन होती है? तो महाधमनी इसको बोलते हैं। याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछ देता है, और ऐसे पूछ देता है तो आता नहीं है वहाँ पे। अगला सवाल है कि कौन अशुद्ध रक्त का वहन करता है?
तो अशुद्ध रक्त का वहन करने का काम करती है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी को प्लूरा में मतलब प्लूरा वेन वेन बोलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, वेन नहीं वेन को तो नस बोलते हैं, वो बोलते हैं सीरा बोलते हैं। इसका धमनी का क्या होता है, प्लूरा मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, आप लोग बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। रक्त बैंक हम लोग किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं, ब्लड बैंक। आगे देखिएगा कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो डायलिसिस से रक्त की शुद्धिकरण किया जाता है। आगे से अगला सवाल है कि किसकी भित्ति पर रक्त दबाव लगता है, तो धमनियों की। धमनियाँ देखिए, धमनियों की विशेषता होती है कि यह मोटी होती हैं और सिराएं जो होती हैं पतली होती हैं। जो इंजेक्शन वगैरह लगता है यह धमनी में ही लगता है, यह सब याद रखिएगा। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब कैसा होता है, तो उस व्यक्ति का रक्तदाब घट जाता है यानी नीचे आ जाता है। आप लोग देखेंगे कि वृद्ध व्यक्ति ऐसे चल रहा, पहले जब वो आदमी जवान होता है तो ऐसे टाइट होकर चलता है, ऐसे टाइट होकर चलता है, और यही व्यक्ति जब यहाँ पे ऐसे बूढ़ा हो गया तो क्या होता है कि वही व्यक्ति इस तरह से इस तरह हो जाता है और यहाँ से हाथ में एक लठ पकड़ लेगा, ऐसे करके चलेगा आराम से। अरे बबुआ ऐसे करेगा, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम लुज हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि वृद्ध आदमियों का मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसा होता है जीवन में। आगे देखिएगा कि सामान्य मानव का रक्तदाब कितना होना चाहिए, और सामान्य मानव का रक्तदाब जो होता है 120 से 80 mmHg होता है। याद रखिएगा mmHg जो होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर, और Hg होता है पारा होता है, इससे संबंधित है। आगे देखिएगा कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया देखिए एक अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग का मतलब को जो हम लोग अपने वंशज से प्राप्त करते हैं, वंशज से प्राप्त करते हैं वही चीज़ अनुवांशिक कहलाती है। जैसे कुछ ऐसे रोग होते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रक्त से संबंधित रोग है, और एक होता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी वंशज से ही प्राप्त किया जाता है होता है। अगला सवाल देखिएगा कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर कितनी होती है, तो वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर 70 से 80 के बीच में पाई जाती है। वह लगभग बोलते हैं लोग कि सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट होती है, 1 मिनट में 72 बार। अगला सवाल है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, रुधिर परिसंचरण तंत्र को खोजा था। अगला सवाल देखिएगा कि स्वस्थ मनुष्य के रक्त की में प्लेटलेट्स की कितनी संख्या होती है। स्वस्थ मनुष्य के, ठीक है, प्लेटलेट्स से संबंधित है। देखिए आप जब बीमार पड़ते हैं, कभी बुखार उखार हो, तो डॉक्टर बोलता है कि प्लेटलेट्स घट गया है और आप जाइए अपनी प्लेटलेट्स की जांच करवाइए, ऐसे ऐसे बोलता है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी होनी चाहिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना हुआ, 2 लाख। 2 लाख से अधिक होनी चाहिए, और इससे अगर कम होगी तो आप बीमार पड़ जाएंगे, बुखार उखार आ जाएगा और शरीर सुस्त हो जाएगी। आगे देखिएगा कि परिसंचरण तंत्र में कौन शामिल होता है, तो हृदय। हृदय देखिए, हृदय को बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं, इसकी मीनिंग हार्ट बोलते हैं। और हृदय में जो होता है
रक्त को, हृदय, देखिए हृदय को हम लोग हिंदी में दिल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? दिल। दिल। हार्ट और छोड़ो इंग्लिश वाली बातें। आगे देखते हैं कि जब दिल इसको बोलते हैं तो यह दिल का काम क्या होता है, इससे मैं यह बताने की कोशिश करना चाह रहा था। दिल का कार्य होता है कि इस रक्त को पंप करना। क्या करना? रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना हमारे दिल का काम होता है। अगला सवाल है कि धमनियों में रक्त दाब शिराओं की तुलना में कितना होता है? तो अधिक होता है। जो धमनियाँ होती हैं वह शिराओं से मोटी होती हैं। ये अभी बताया हूँ कि जब मोटी होंगी तो इनमें दाब अधिक होगा ही होगा। और यह धमनियाँ शरीर के नीचे पाई जाती हैं, शिराएं शरीर के ऊपर पाई जाती हैं। ये सब इसमें अंतर होता है। अगला सवाल है, रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग 8% के तकरीबन होती है। याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछ देता है। और ऐसे ही सवाल आते हैं। बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर कौन सी औषधि है? बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो किसके बचाव के लिए आती है? तो हृदयघात, मतलब हार्ट अटैक। जब आप किसी आदमी को हार्ट अटैक आए तो ये दवा यूज होती है, बीटा ब्लॉकर। याद रखिएगा ये सब। ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? तो ग्लोबिन का विघटन जो होता है एमिनो अम्ल के रूप में होता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड है। और मतलब जो एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं यकृत। क्या होती है? यकृत। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए यहाँ पे आ भी गया। अगला सवाल यही था, यकृत। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है कौन होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। अगला सवाल है कि मानव मतलब थायराइड से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन जो होते हैं थायरोक्सिन, ट्राईआयोडायरोनिन, ट्राईआयोडायरोनिन, कैल्सीटोनिन, ये सब क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। तो यहाँ तक जो था मैंने लगभग 67 क्वेश्चन करवाया। और आप लोगों को यदि समझ में आया हो और आप लोग अपनी सहमति देना चाहते हैं तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए। और एक अच्छे दोस्त की तरह बताइएगा कि इसमें कुछ कमी है क्या लिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हर एक चीज़ में। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा अभी शुरुआत किया हूँ। तो मैं अपनी कमी आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने अभी शुरू किया है और अभी स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि स्पीड तो मैं चल ही रहा हूँ, लेकिन एक स्पीड एक होती है कि ट्रैक पर चलना, और ऐसे चलना तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हो जाएगा, कुछ दिन की बात है, होगा। मैं इसी के साथ एक बहुत बड़े जो नेता थे उनकी एक बात है कि ज्ञान किसी देश की सुख और समृद्धि का आधार होता है। तो इसके मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान जो होता है, आप लोग अगर ज्ञानी बनेंगे, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो सुख समृद्धि का आधार होता है, मतलब ज्ञान। इस बात को कहे थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका से एक प्रसिद्ध नेता थे। इन्होंने कहा था कि ज्ञान जो है किसी भी देश का सुख और समृद्धि है, तो ज्ञान को बढ़ाइए। मैं ऐसी बात नहीं करूँगा कि लोग मुझसे नाराज़ हों। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझसे जुड़ें और अच्छे कंटेंट को पढ़ें, तेज़ी से पढ़ें और अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।